ओ मैडम, ओ मैडम, अरे रुको, अरे बुला रहे उसको। ओ मैडम, अरे मैडम क्या है आप? आगे वाले बहुत ही शांत हो। दोस्तों, जिस तरीके से माताजी ने अपने बच्चे को भुला दिया पार्क में फ़ोन पे बात करते करते, लगता है उसी तरीके से यूपीएससी और गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स को भुला दिया जो इतनी मेहनत करते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आज तक यूपीएससी एग्ज़ाम जो था इतना विश्वास लायक होता था कि हर एस्पिरेंट सोचता था कि भले ही देश में कोई भी एग्ज़ाम लीक हो जाए, किसी भी एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस गड़बड़ा जाए, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ही विश्वास लायक होता है। इसमें कोई करप्शन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही जाते हैं फाइनलिस्ट तक। लेकिन ये जो सोच है ये बदल गई इन जैसे महानुभावों की वजह से। इनका नाम आप सब जानते होंगे, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा। ये हैं दीदी आईएएस पूजा खेड़कर, फ्रॉड आईएएस पूजा खेड़कर। आप सब इनको आईएएस के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअल में ये कभी आईएएस थी ही नहीं। इनका सिलेक्शन हुआ था आईडीईएस मतलब इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज में। 821 रैंक आई थी इनकी। बट दीदी प्रिटेंड करती थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि अपने आप में एक फ्रॉड है। ठीक है, इस केस ने यूपीएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बिल्कुल ही जो लूप होल थे सबको उजागर कर दिया कि कितना ज़्यादा ये एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है अंदर ही अंदर। कैसे प्रिविलेज्ड लोग या वो लोग जो इसके लूप होल जानते हैं और जो कानून से खेल सकते हैं, वो लोग आसानी से यूपीएससी में पहुंच सकते हैं, और कैसे हार्डवर्किंग एस्पिरेंट और जो एस्पिरेंट काफ़ी अनप्रिविलेज्ड हैं वो इस लिस्ट में कभी नहीं आ पाएंगे। एक बार थोड़ा सा इनके केस के बारे में समझते हैं और फिर चर्चा करते हैं क्यों यूपीएससी अपने जो स्कैम है वो हार्डवर्किंग एस्पिरेंट्स को जीवन में बर्बाद कर रहा है। आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके केस के बारे में। तो दीदी को जैसे ही आईडीईएस इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज अलॉट होता है, इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है महाराष्ट्र में, और ये अपने सीनियर से वो सारी वीआईपी प्रिविलेज एक्सपेक्ट करती हैं जो किसी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर को नहीं मिलता। जैसे क्या क्या ये एक्सपेक्ट करती हैं कि इनको एक गवर्नमेंट बंगलो मिले और एक ऑफिशियल व्हीकल मिले जिसके साथ एक ड्राइवर भी आए, और इनको एक वीआईपी नंबर की गाड़ी मिले। ठीक है, और लेकिन जब ये सब चीज़ें जो इनके सीनियर है वो इनको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको ही मिलती हैं, किसी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर को नहीं मिलती हैं, तो दीदी क्या करती हैं, अपनी ही गाड़ी जो इनकी प्राइवेट ओडी थी उन पे नीली बत्ती लगा के घूमती हैं और सबको डराती हैं कि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिससे जो इनके सीनियर ऑफिसर थे उनको इन पे संदेह होता है। वो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड है उन सब के बारे में वो जानकारी हासिल करते हैं और अपने सीनियर्स को इत्तला करते हैं। जैसे जैसे इनके ऊपर कार्रवाई बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पता चलता है कि दीदी ने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो फेक थे। इन्होंने जो रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट लगाए थे वो भी फ्रॉड थे, और जो इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया वो भी फेक था। आप सबको पता होगा इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरी थी इस एग्ज़ाम में, सबका यूज किया। इन्होंने ओबीसी का यूज किया, जनरल कैटेगरी का यूज किया, इन्होंने एससी कैटेगरी का भी यूज किया। अब ये सब कैसे हुआ, बहुत ही सस्पिशियस है चीज़। इन्होंने ओबीसी कैटेगरी का क्लेम किया, इन्होंने फिर उससे बात नहीं बनी तो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी का यूज कर लिया ताकि रिजर्वेशन मिल सके। ठीक है, और जबकि इन्होंने बताया कि मैं प्रॉपर दिखता नहीं, मुझे विजुअली इम्पेयर्ड हूँ मैं, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किए गए तो ये इनका जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया था वो फेक निकला कि जो ये अच्छे से देख सकती हैं। ठीक है, पहले तो ये मेडिकल टेस्ट में आती ही नहीं थी, यूपीएससी के इन्होंने कितनी बार चकमा दिया, पता नहीं क्या क्या बहाने बनाने। उसके बाद जो इनके जो कास्ट सर्टिफिकेट थे उसमें भी इनकन्सिस्टेंसी पाई गई। कैसे, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा है वो क्राइटेरिया फुलफिल करती ही नहीं। इनके एसेट्स देखो आप, इनके पास कम से कम 110 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड है, इनके पास 7 फ्लैट हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, 4 लग्जरियस गाड़ी हैं इनके पास,
और इनके पास एक सोने की घड़ी है जिसकी अकेली की कीमत 17 लाख है। तो ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ कैसे गई, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी जो इनकम है सालाना, आपके माता पिता की इनकम जो है वो 8 लाख होनी चाहिए, और इनकी इनकम तो देखो इनकी फैमिली इनकम कितनी है। और ये तो वो है जो पब्लिक डोमेन में है, अंदर की बात तो किसी को नहीं पता। ये जो एसेट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में है। और एक और डिस्क्लेमर है दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, पब्लिक डोमेन में है, मेरी तरफ से पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। ये वो गाड़ी है जिनके ऊपर इन्होंने अपनी नीली बत्ती लगा के घूम रही है। दीदी ने वेरियस अटेम्प्ट्स के लिए, ताकि इनके अटेम्प्ट बढ़ जाए, कई बार अपनी आइडेंटिटी भी बदल ली। कई बार इन्होंने अपने नाम के पीछे जो सरनेम थे वही हटा दिए, कई बार एक्स्ट्रा सरनेम लगा दिए, कई बार अपने पापा का सरनेम का यूज किया नाम के पीछे, तो कई बार मदर का सरनेम यूज किया, कई बार अपने मम्मी पापा को डिवोर्सी डिक्लेयर करके अपने आप को मदर का सिंगल चाइल्ड दिखा दिया। तो इन्होंने यूपीएससी अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम दिए, एग्जैक्ट कितने दिए ओनली दीदी को पता है, लेकिन कहीं पर ये 15 लिखा है, कहीं पर 11 लिखा है, कहीं पर 9 अटेम्प्ट लिखा है। और इन्होंने जितनी भी कैटेगरीज थी शायद सबका यूज कर लिया अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ाने में। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी और इवन एससी कैटेगरी, इन्होंने डिफरेंट नेम्स का यूज किया ताकि यूपीएससी को चकमा दे के मिसलीड कर सके, डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड कर सके। जैसे यूपीएससी ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी और इनके ऊपर एक्शन चालू कर दिया, इनके जो फ्रॉड क्लेम थे, और जब पता चलता है कि इन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो और अपना जो नाम है वो सब फर्जी है, तो जो इनकी रैंक आई थी 821 रैंक, वो भी यूपीएससी ने कैंसिल कर दी और इनको हमेशा के लिए डीबार कर दिया गया फर्दर यूपीएससी एग्जाम्स में। आपसे ये कभी भी यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकती। और इनके ऊपर एक लीगल एक्शन के लिए केस रजिस्टर किया गया और दिल्ली पुलिस ने इनकी एंटीसिपेटरी बिल को भी खारिज कर दिया, अपोज किया उसके लिए। अब ये तो था दीदी पूजा खेड़कर वाला केस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे इसके लिए। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि जैसे ये इस केस को हुए 6 से 7 या 8 महीने हो चुके हैं, तो इस साल जो यूपीएससी फॉर्म आया 2025 का, उसमें बिल्कुल ही सडन चेंजेस देखने को मिल गए। ये फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यूपीएससी ने कि नॉर्मल बच्चा बिना किसी की गाइडेंस की ये भर ही नहीं सकता। जो गरीब परिवारों के बच्चे जिनको कोचिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है या किसी सीनियर या कोई किसी गाइड की हेल्प नहीं ले सकते वो लोग, वो बच्चे अकेले फार्म को भरेंगे तो कुछ ना कुछ त्रुटि इसमें जरूर कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि इस केस का यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको ही और सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जितने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी बार बार जांच होगी और मल्टीपल लेवल स्क्रीनिंग होगी ताकि फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके। और जो भी कैंडिडेट फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा उनके खिलाफ लीगल कंसिक्वेंसेज भी होंगे। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो जेन्युइन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, बिकॉज अब उनको और ज़्यादा स्क्रूटिनी से जाना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ हुआ कि यूपीएससी की जो रेपुटेशन थी, जो यूपीएससी का एक कल्ट डेवलप हो गया था बच्चों के मन में कि हाँ देश में इकलौती एजेंसी है जो निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसकी छवि बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। लोगों के बीच में जो ट्रस्ट था यूपीएससी को लेके वो गिर गया है, और जो यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और लोग चाह रहे हैं कि ताकि यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फुल प्रूफ हो, इसमें रिफॉर्म्स हों ताकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर हो, नहीं तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा इसमें। अभी तो ये बात की थी हमने फ्रॉड आईएएस पूजा खेड़कर के केस के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, करीबन 30+ ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी ने कार्रवाई करी है, और वो भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं। एक ट्विटर यूजर है मुकेश मोहन के नाम से, इन्होंने क्लेम किया है रवि सिहाग जो हिंदी मीडियम के टॉपर रह चुके हैं उनके ऊपर कि रवि सिहाग को यूपीएससी 2018 में 337वीं रैंक मिली, जिससे इनको मिला IRTS, ठीक है, और इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली। फिर 2019 में 317वीं रैंक आई इनकी और इनको IDAS पद मिला। फिर इन्होंने 2019 से सीधा 2021 में रैंक मिलती है और
आईएएस होने का जो सपना है इनका पूरा हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने EW सर्टिफिकेट का यूज करके रैंक हासिल की। अब लोगों का सवाल ये है कि जब ये ऑलरेडी 2018 और 2019 में सेलेक्ट हो गए थे, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, तो इनके पास इतना पैसा जरूर आ गया होगा कि ये EWS जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते, इनकी इनकम ज़्यादा है। तो या तो इन्होंने फेक EW सर्टिफिकेट लगाया है या फिर इन्होंने सर्विस पे रहते हुए पैसे ही नहीं लिए, जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस है कि आप काम कर रहे हो 2-3 साल तक और पैसे ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको 3 साल अब फ्यूचर का पता क्या होने वाला आपके पास, बट ठीक है, कौन जाने। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है मुकेश मोहन जी ने, एक RTI एक्टिविस्ट हैं जो 2019 बैच के प्रफुल्ल देसाई IAS हैं, उनको मिलती है 532वीं रैंक, ठीक है। और इन्होंने यूज किया था कोटा ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप का कि इनकी फिजिकली डिसेबिलिटी है, लेकिन इनकी जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ID है उस पर ऐसे वाले पिक्स जहाँ पर ये साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं पहाड़ों पे। आप सबको पता होगा पहाड़ों पे चढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी, बट ये आराम से अपनी सक्सेस स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग की। तो लोगों को लगा कि जिस इंसान ने ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन लिया वो ये सब कैसे कर सकता है, वो कैसे 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग और 30 किलोमीटर की साइकिलिंग कर सकता है। ये भी लोगों को सस्पिशियस लगा। एक और एग्जांपल है, इनके बारे में तो आप सब ने सुना होगा, IAS अभिषेक सिंह। हालांकि अभी इन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया है क्योंकि फिल्म में ट्राई कर रहे हैं। 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं ये। इनकी कुछ दिनों पहले सनी लियोनी जी के साथ इनका वीडियो सॉन्ग भी आया था। तो एक ट्विटर यूजर हैं आयुष संघी, RTI एक्टिविस्ट हैं ये। इन्होंने क्लेम किया है कि IAS अभिषेक सिंह जो हैं उन्होंने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन कोटा वो यूज किया था कि इनको चलने फिरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी नहीं, बट ये मूवीज में, यूट्यूब वीडियोज में और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वर्कआउट करते फुली दिखते हैं, लेग वर्कआउट दिखते हैं, ठीक है, जो कि एक लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले पर्सन के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने बात को टालते हुए बोला कि जो भी ऐसे ऐसे क्लेम्स उनके ऊपर करेगा तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो लोगों ने इनके ऊपर बात करना बंद कर दिया क्योंकि ये थोड़े पावरफुल भी लगते हैं। इनकी जो पत्नी है दुर्गा शक्ति नागपाल, आप सबको उनके बारे में पता होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है आसिफ के यूसुफ, 2020 बैच के IAS ऑफिसर। इन पे इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने फेक OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट यूज करा है। फिर 2020 में इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और पाया जाता है कि हाँ, इन्होंने सच में फेक सर्टिफिकेट यूज किया था। ऐसा ही एग्जाम्पल है प्रियांशु खाती ऑफ 2021 बैच। इन्होंने क्या किया, 2021 में जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कोटा था उसका यूज किया और IAS बन गए। बट उससे पहले 2019 में इन्होंने यूज किया था दूसरी तरीके का कोटा PWD-5, जिसमें इनकी रैंक आई 685, बट इनको कोई भी सर्विस नहीं मिली। तो लेकिन 2019 से आते थे सीधा 2021 में इन्होंने अपना कोटा ही चेंज कर लिया, अपनी डिसेबिलिटी को ही चेंज कर दिया, ठीक है। 2021 में ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप बन गए, जिससे इनकी रैंक आ गई 245 और इनको IAS मिल गया। तो लोगों को शक हुआ कि 2019 से आते आते 2021 तक तुम्हारी कैटेगरी कैसे चेंज हो गई, तुम्हारी एक डिसेबिलिटी दूसरी डिसेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो गई। अब ये इनकी फोटोज आप देख सकते हैं, ये कितने खुश हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, ये तो सिर्फ 3 या 4 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं स्लाइड में, अगर सारे एग्जाम्पल हम देखने लग जाएं अपने आसपास जो सोशल मीडिया पर ये स्टार बनते हैं बट एक्चुअल में कितने ज़्यादा इन्होंने फ्रॉड किए हुए होते हैं, वो सब एक नॉर्मल एस्पिरेंट, मेहनत करने वाला एस्पिरेंट सोचेगा तो वो जीवन से हार ही जाएगा। हम मेहनत करते जाएं और ये सब फ्रॉड करके सर्विस लेते जाएं। आप सबका इसमें क्या टेक है, क्या मानना है आपका, आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। और ऐसे फ्रॉड जो हैं वो कब बंद होंगे भारत में, कब UPSC सच में ऐसा कुछ करेगा कि फ्रॉड लोग जो हैं वो सर्विस में आना बंद हो जाए, जो जेन्युइन कैंडिडेट, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं वो सर्विस में आए। ऐसा लग रहा है सिस्टम जो है उसमें सिर्फ पावरफुल लोग ही घुस पा रहे हैं,
जो गरीब लोग हैं उनको या तो वो हार्ड वर्क करते ही रह जाते हैं क्योंकि उनके साथ हार्ड लक होता है। एक आज का किसी का लक बहुत अच्छा हो गया तो इन हो जाता है, फिर उसको सक्सेस स्टोरी में काउंट कर लिया जाता है। बट सक्सेस स्टोरी गरीब लोगों की बहुत कम ही होती है। अब ये सब देखते हुए जैसे हमने कितने सारे एग्जाम्स में देखा कि हमें पता है कि उस एग्ज़ाम में फ्रॉड हुआ है, वहाँ पर एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, वहाँ पर रिजल्ट सही से नहीं बना, तो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, केस होते हैं, केस चलता रहता है, एग्ज़ाम में का रिजल्ट दे दिया जाता है और बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दी जाती है और केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख होती है, बट फैसला नहीं आता इस देश में। जुडिशरी का रोल भी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। तो जो रिलायबिलिटी है जुडिशरी की, वो उस पर भी डाउट है बच्चों को। क्या यूपीएससी अब सच में ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि ये लोग ना तो आंसर की रिलीज करते हैं प्रीलिम्स के साथ, 1 साल बाद करते हैं, तब तक किस बच्चे को याद होगा कि फलाने क्वेश्चन का आंसर उसने क्या लगाया था? कब वो चैलेंज करने जाएगा उसको? कोई चैलेंज नहीं होता, क्योंकि हमने देखा यूपीएससी के कितने सारे आंसर्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, बट कोई चैलेंज कैसे करेगा? अभी कुछ चैलेंज करने के टाइम पे तो उन्होंने ज्वाइनिंग तक दे दी होती है। क्या यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो सच में कॉम्प्रोमाइज हो गया बाकी एग्जाम्स की तरह? जैसे रेलवे में होता है 4-4 साल तक भर्ती अटकी पड़ी रहती है, एसएससी में हर साल सुनने को मिलता है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके दुख को कौन सुनेगा? एग्जाम देने जाते पेपर लीक हो जाता है, जैसे बीपीएससी में हुआ इस बार। 4-4 हज़ार की लोगों ने टिकट करा के होटल का खर्चा पे करके एग्जाम दिया और पता चलता है एक सेंटर पे एग्जाम लीक हो गया। ठीक है, फिर आंसर की में फ्रॉड आता है इतना सारा, जैसे अभी यूपी पीसीएस में हुआ, करीबन 17 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए गए। क्यों? अगर उन आंसर चेंज तो 6-7 के किए, 14-15 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। अब वो डिलीट भी क्यों किए? 14-15 क्वेश्चन डिलीट कर दोगे तो कोई 100 वाला बच्चा भी पास ना हो पाए, 100 क्वेश्चन वाला। अगर तुमको क्वेश्चन डिलीट ही करने होते हैं तो पेपर लेने से पहले डिलीट कर दो ना। और जो ऐसे पेपर बनाने वाले हैं उनके ऊपर तुम क्या कार्रवाई करते हो, उसके बारे में कौन बात करेगा? एस्पिरेंट्स का तो भविष्य बर्बाद हो जाता है ऐसे चक्कर में। फिर यूपीएससी तो कट ऑफ भी जारी नहीं करता, 1 साल बाद कट ऑफ जारी करता है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा उसके मार्क्स कितने थे, फेल क्यों हुआ। फिर मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें चेकिंग कैसे होती है, नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, क्या सब होता है, कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती उसमें, सब लक बेस्ड हो जाता है मेंस। ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो एजुकेटेड यूथ है, जिसको देश चलाना है, जो एक्चुअल में डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत की, उसको नेगलेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे बीपीएससी एग्जाम में बच्चों ने जब प्रोटेस्ट किया तो बच्चों पे लाठीचार्ज की गई। क्या हम एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट? अगर बच्चों ने कोई तोड़फोड़ की हो तब तो लाठीचार्ज चलो मान भी ली जाती है, बट एक जगह पे बैठ के वो लोग अगर अपने डिमांड्स रखते हैं और कोई तोड़फोड़ नहीं करते, शांति प्रिय तरीके से सब कुछ होता है, तो लाठीचार्ज का क्या तुक बनता है? कौन पूछेगा ये सवाल? अब जैसे बीपीएससी ने बोला कि जो भी उनके खिलाफ कोई लिखेगा, क्रिटिसाइज करेगा, उनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? जैसे यूपी पीसीएस प्रोटेस्ट हुए, अभी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है हमें हमारे देश में। एक नॉर्मल एग्जाम करा लो, यूपी पीसीएस ने 1 साल में एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई ढंग से। क्या मतलब जो एक नॉर्मल सिटीजन को मिलता है कि भाई तुम एग्जाम दो, नौकरी लो, मतलब अगर हमें एग्जाम कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो फिर हम क्या ही करेंगे? बेसिक प्रोसेस फॉलो कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, ट्विटर प्रोटेस्ट करो, कब तक चलेगा? लेकिन ये कभी तो नॉर्मल होगा ना। हम 141 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, ऐसे तो हमारी जो पॉपुलेशन वैसे बढ़ती जाएगी, कभी उस ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा। हमें आंसर चाहिए इन सब क्वेश्चंस के। कब मिलेंगे आंसर्स? कौन देगा आंसर्स? आप सबका क्या मानना है आप प्लीज़ बताना। आप सब ने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि जो हमारी आवाज़ है वो राइट ऑडियंस तक पहुँचे और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इन सब के बारे में कुछ ना कुछ सोचें। थैंक यू सो मच।